जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो गुप्तों का इतिहास यानी कि गुप्तों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ना, कहाँ पर होती है। इसी के साथ मुख्य रूप से हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम का इतिहास। तो इसके अंदर हम देखिए, यह हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास पर सीरीज नंबर 75 है। इसी के साथ जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश पर पार्ट नंबर ये फर्स्ट है। इसके अंदर आपको इनसे संबंधित पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ देखें कि जो गुप्त वंश था, ये गुप्त वंश आज का जो मध्य भारत है, इसी के साथ उत्तर पश्चिमी भारत है, इस उत्तर पश्चिमी भारत या कहें कि मध्य भारत पर गुप्तों ने शासन किया। यानी कि आज का बिहार से लेकर ऊपर चले जाएं पश्चिम में पाकिस्तान, इसी के साथ जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, इस इलाकों पर मोटे तौर पर कहें कि गुप्तों ने शासन किया। अब एक गुप्त जो कि आरंभ में छोटा सा क्षेत्र था, बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने विस्तार किया, फिर समुद्रगुप्त ने विस्तार किया, फिर इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका विस्तार किया, है ना। तो इस प्रकार जो कि ये कहें कि गुप्त वंश या कहें कि गुप्त का साम्राज्य बढ़ता गया, गुप्त वंश का साम्राज्य बढ़ता गया, या कहें गुप्त साम्राज्य बढ़ता गया। तो इसके अंदर इनको देखेंगे तो सबसे पहले देखें कि गुप्त वंश का जो आरंभिक इतिहास है या कहें गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश की स्थापना करने वाले जो गुप्त शासक थे वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने जो कि गुप्त वंश की स्थापना की, गुप्त वंश की स्थापना की, है ना। लेकिन जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब ये वास्तविक के अंदर क्या अंतर है, क्योंकि भाई जो कि गुप्त वंश की शुरुआत तो है ना, जो कि श्रीगुप्त ने कर दी थी, लेकिन जो वास्तविक शक्ति, वास्तविक पावर या कहें कि वास्तविक शक्ति जो कि चंद्रगुप्त ने गुप्तों को दिलाई थी अपने साम्राज्य की स्थापना करके या कहेंगे विस्तार करके। तो इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी के साथ देखें कि जो गुप्त है या कहें कि गुप्त राजवंश है या कहें गुप्त जो राजा है, इनकी दो राजधानियां हुई। इनकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब ये पाटलिपुत्र आज का वर्तमान में बिहार राज्य है। इस बिहार राज्य की राजधानी पटना है, या कहें कि जो पटना शहर है बिहार के अंदर, पटना जिला है, इस पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, या कहेंगे इसी पटना में जो कि पाटलिपुत्र इसको जाना जाता था। इस पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त प्रथम ने इस पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया था, या कहें कि पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसी के साथ देखें कि इनकी दूसरी राजधानी जो कि उज्जैनी होती है। ये उज्जैनी आज का जो मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश के अंदर जो उज्जैनी है, इस स्थान पर जो कि उज्जैनी नामक इन्होंने दूसरी राजधानी अपनी बनाई। अब ये उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाने वाला जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि पाटलिपुत्र को बनाने वाला तो चंद्रगुप्त प्रथम था, जबकि उज्जैनी को राजधानी बनाने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसी के साथ देखें जो गुप्त वंश है, जो गुप्त साम्राज्य है या कहें कि गुप्त युग है, इस गुप्त युग को क्लासिकल युग यानी कि मनोरंजन करने वाला क्लासिकल, हाँ, तो इस गुप्त युग को क्लासिकल युग भी कहा जाता है। इसी के साथ इस गुप्त युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सोने का या कहें कि विस्तार हुआ गया होगा, या कहीं सोने की मुद्रा चलाई हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गुप्त राजवंश को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग के समय भारत के अंदर जो कि सांस्कृतिक विकास बहुत ही अधिक हुआ, यानी कि सांस्कृतिक विकास हुआ। इसी के साथ विशेष रूप से साहित्यों के अंदर इसका विकास हुआ, या कई कवियों ने जो कि साहित्यों की
बहुत अधिक इनका विकास हुआ, या कहेंगे सांस्कृतिक विकास बहुत अधिक हुआ। इसलिए जो कि गुप्त युग को श्रवण युग भी कहा जाता है। इसी के साथ गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अब देखें कि जो ये गुप्त है इनकी उत्पत्ति के संबंधित क्या माना जाता है, यानी कि किस जाति के थे या किस वंश के थे, इनके ऊपर इतिहासकारों के अंदर डाउट बना हुआ है या कहें कि मतभेद है। अब ये मतभेद कैसे है, क्योंकि गुप्त जो शासक थे, गुप्त शासकों के बारे में एक इतिहासकार हुआ है बड़े प्रसिद्ध, जिसका नाम हेमचंद्र राय। हेमचंद्र राय, हेमचंद्र राय के हेमचंद्र राय के अनुसार जो ये गुप्त थे या कहीं गुप्त शासक थे, ये गुप्त शासक जो कि ब्राह्मण थे। हेमचंद्र राय ने कहा है कि ये गुप्त है ना, गुप्त राजा, गुप्त शासक जो कि ब्राह्मण थे। इसी के साथ इनके अलावा जो कि गौरी शंकर ओझा, इसी के साथ आरसी मजुमदार, गौरी शंकर ओझा और आरसी मजुमदार ने कहा है कि ये गुप्त है ना जो कि क्षत्रिय थे, क्षत्रिय माना है। इसी के साथ इतिहासकार रोमिल थापर और राम शरण जो कि बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो गुप्त है ना ये वैश्य थे, यानी कि व्यापार करने वाले थे, वैश्य थे। अब ये वैश्य क्यों कहा इन्होंने कहा कि जो कि गुप्त है ना, अपने नामों के पीछे जो वैश्य जो व्यापारी वर्ग होता है या कहीं जो वैश्य होता है, ये वैश्य लगाते हैं, इसलिए ये गुप्त है जो कि वैश्य थे। इसी के साथ एक और प्रसिद्ध इतिहासकार होता है जिसका नाम काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि ये गुप्त है ना, ये गुप्त शूद्र थे। और ये शूद्र कहाँ के थे, आज का जो पंजाब है इस पंजाब के ये शूद्र थे, पंजाब के ये शूद्र थे। अब इन आधार पर हमारे इतिहासकार के अंदर मतभेद है कि आखिर ये गुप्त किस धर्म या कहें किस वंश से, किस से संबंधित थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, शूद्र थे। इन पर अभी तक डाउट बना हुआ है, हमारे इतिहासकार इनको अभी तक सोल्व नहीं कर पाया। अब इसी के साथ देखें कि श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, साथ ही श्रीगुप्त ने है ना जो कि महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। अब ये महाराज की उपाधि बड़ी छोटी उपाधि होती है, इसलिए इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि जो कि श्रीगुप्त है जो कि कमजोर शासक था, क्योंकि महाराज की उपाधि जब कमजोर शासक धारण किया करते थे, तो इसलिए कहा कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कमजोर था। और कुछ इतिहासकारों ने माना है कि ये गुप्त वंश है ना जो कि स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि कुषाणों के अधीन था, या कहें कि कुषाणों के एक सामंत के रूप में श्रीगुप्त था। अब श्रीगुप्त के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है घटोत्कच गुप्त से श्रीगुप्त के बाद में शासन बनता है, और इस घटोत्कच गुप्त ने श्री महाराज की उपाधि धारण की। अब श्री महाराज की उपाधि भी छोटी है, लेकिन इस महाराज की उपाधि से तो बड़ी है, इसलिए इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि घटोत्कच श्रीगुप्त से अधिक थोड़ा पावरफुल हुआ। लेकिन फिर भी माना कि ये स्वतंत्र शासक नहीं था, ये भी कुषाणों का शायद सामंत रहा हो। अब इसके बाद में जो कि प्रसिद्ध शासक आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम जो कि योगी शासक था, या कहें कि शक्तिशाली शासक था, ताकतवर शासक था, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस चंद्रगुप्त प्रथम ने जो कि यहाँ पर जो लगभग 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, है ना। 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का जो कि शासन रहा। अब इस चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इस चंद्रगुप्त प्रथम ने एक स्वतंत्र अपने राज्य की स्थापना की। इसी के साथ कहें कि यही शासक था चंद्रगुप्त प्रथम जिसने जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र को गुप्त राजवंश की राजधानी बनाने वाला ये चंद्रगुप्त प्रथम है। इन दोनों की हमको अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनकी हमको खूब जानकारी मिलती है।
अब राजधानी जैसे ही ये चंद्रगुप्त प्रथम पटना को या कहेंगे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है जो कि द्वितीय मगध साम्राज्य की संस्थापना करने वाला था। क्योंकि हमने देखा कि मौर्यों के समय जो कि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था, या कहें कि मगध साम्राज्य मौर्यों के समय बहुत बड़ा विस्तारित था। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का अंत होता है, इसके बाद में जैसे ही धीरे धीरे अपना भारत जो कि अनेक राज्यों में या कहें कि अनेक छोटे छोटे राजवंशों में बंटने लगता है, फिर उत्तर पश्चिम से जो कि विदेशी आते हैं, विदेशी आकर जैसे कि कुषाण वगैरह, है ना, विदेशों से आते हैं। विदेशों के आने के बाद में भारत पर वो शासन करते हैं, या कहें कि छोटे छोटे टुकड़ों पर शासन करते हैं, या कहें कि भारत जो कि खंडित हो जाता है। जो मगध जो साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य का विखंडन हो जाता है। लेकिन पहली बार तो मौर्य के समय था। अब दूसरी बार जो कि चंद्रगुप्त प्रथम है, ये चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर मगध साम्राज्य के अंदर स्थापना कर एक बड़ा कहे कि एक साम्राज्य की नींव पड़ता है, या कहीं साम्राज्य की स्थापना करता है। इसलिए इसको द्वितीय जो कि यह है चंद्रगुप्त प्रथम, इसको द्वितीय मगध साम्राज्य की संस्थापक भी कहा जाता है। इसी के साथ जो कि चंद्रगुप्त प्रथम है, इस चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यरोहण जो कि 319 ईस्वी में हुआ था। राज्यरोहण 319 ईस्वी में हुआ था। अब इस चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यरोहण के अवसर पर एक संवत चलाया जिसका नाम गुप्त संवत रखा गया। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने जो कि अपने राज्यरोहण के अवसर पर 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसका नाम गुप्त संवत था। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गुप्त संवत चलाने वाला कौन था, तो आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। कब चलाया? 319 ईस्वी में। किस अवसर पर? अपने राज्याभिषेक के अवसर पर। इसी के साथ जिस चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमको जानकारी मथुरा अभिलेख में मिलती है, मथुरा अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी के साथ जानकारी मिलती है हमको कि चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर एक कहें कि राजवंश हुआ करता था जिसका नाम है लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य की एक कन्या थी, सुकन्या, सुशील, सुंदर, कैसी भी हो लेकिन कन्या थी। इस कन्या से, लिच्छवी गणराज्य की कन्या से इस चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। उस कन्या का नाम था कुमार देवी। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर जो कि लिच्छवी जो गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य की कन्या जिसका नाम कुमार देवी था, इस कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। विवाह कर राजनीतिक संबंध अच्छे किए। अच्छे कैसे किए कि अब जो लिच्छवी गणराज्य से इन्हें अपने वैवाहिक संबंध बना लिए, तो ये तो आक्रमण करेगा नहीं, बल्कि इस चंद्रगुप्त ये गणराज्य इस चंद्रगुप्त प्रथम का कभी साथ भी देगा। इसी प्रकार इन्होंने अपना जो कि साम्राज्य मजबूत किया। इसी के साथ इस कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह के सिक्के भी चलाए। इस विवाह के सिक्के पर चंद्रगुप्त प्रथम विवाह का सिक्का, इस पर चंद्रगुप्त प्रथम है ना। इसी के साथ इसकी पत्नी कुमार देवी है, ये एक दूसरे को हार पहना रहे हैं, है ना। ये से सिक्के भी इसने चलाए, ऐसे सिक्के भी चलाए। इसी के साथ हमको वायु पुराण है, इस वायु पुराण के अंदर देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन था, यह शासन आज का जो मगध है या कहीं पाटलिपुत्र से लेकर सांकेत जो कि आज का अयोध्या या कहीं अवध तक स्थापित था। अब इसके बाद में जो कि समुद्रगुप्त आता है, उसको हम बाद में देखेंगे, उसने भी साम्राज्य का विस्तार किया। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने भी अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उनके बारे में हम अलग से देखेंगे। अगली जो सीरीज नंबर आएगी हमारी, सीरीज नंबर या कहेंगे गुप्त वंश पर पार्ट नंबर 2 या कहेंगे सीरीज नंबर हमारी जो कि अगली। तो ये हमने जो देखा, ये ऑथेंटिक जानकारी है, ये सब भी आपको इस वीडियो के टेलीग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी नोट्स के रूप में। फिर मिलते हैं। जय हिंद। कैसा लगा? फिर मिलते हैं।